name is Dhanisha Beniwal. Welcome to Perfection IAS, and this is our 9th lecture in the Current Affairs Revision Series for the section of Economy. तो देख लेते हैं कि पहला आर्टिकल कौन सा है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. The first article is related with the मनरेगा एक्ट रिव्यू कमेटी. देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारे देश में 2005 से ही एक एक्ट चलता है जो कि सभी को वॉलंटरीली, जो भी वर्कर 18 साल से बड़ी उम्र का है और अपनी इच्छा से मैनुअल अनस्किल्ड लेबर करना चाहता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक लेजिस्लेशन लेके आया था 2005 में, जिसके अंतर्गत जॉब की क्या है गारंटी मिलती है और 100 दिनों की जॉब की गारंटी मिलती है. अभी उसी मनरेगा एक्ट से रिलेटेड क्या है, एक रिव्यू कमेटी बनाई गई है जो कि बेसिकली मनरेगा एक्ट के रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट हैं उन सभी को रिव्यू करेगी. सबसे पहले कि मनरेगा एक्ट किस तरीके से एक स्ट्रेटेजी की तरह काम कर सकता है ताकि रूरल पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सके. इंटरस्टेट डिफरेंसेस और जो मनरेगा लेबर है और जो ट्रेंड है इन टर्म्स ऑफ द स्पेंडिंग व्हेन इट कम्स टू द एक्ट, वो किस तरीके से वर्क करते हैं, उन सभी एस्पेक्ट खास करके गवर्नेंस पे और मनरेगा एक्ट से रिलेटेड रिफॉर्म पे ये कमेटी क्या है अंडर द चेयरपर्सनशिप ऑफ मिस्टर अमरजीत सिन्हा, जो कि रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में फॉर्मर सेक्रेटरी रह चुके हैं. तो इनकी अध्यक्षता में इस कमेटी को बनाया गया है जो कि मनरेगा एक्ट को क्या करेगी, रिव्यू करेगी. अब अगर हम मनरेगा एक्ट के बारे में थोड़ा सा समझें तो पहली बार मनरेगा एक्ट का जो आइडिया है वो 1991 में पीवी नरसिम्हा राव उनकी गवर्नमेंट के टाइम पर क्या है रखा गया था, मगर ये उस समय में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था. इसको 2005 में एक एक्ट पास किया गया था बाय द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसके तहत हर एक रूरल पर्सन को राइट टू वर्क मिलता है कितने दिनों का, 100 दिनों का, यानी कि एटलीस्ट 100 डे जॉब गारंटी मिलती है. और जो इसका इम्प्लीमेंटिंग अपैरेटस है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है. इससे वर्कर की बार्गेनिंग पोजीशन बढ़ती है और विद इन 15 डेज जॉब ना मिलने पे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी मिलता है. ऐसा कोई भी इंडिया का सिटीजन जो कि 18 साल से बड़ी उम्र का है और रूरल एरिया में रहता है और अगर वो जॉब डिमांड करता है, यानी कि मनरेगा क्या है, एक डिमांड बेस्ड जॉब जनरेशन प्रोग्राम है जिसमें अनस्किल्ड लेबर प्रोवाइड किया जाता है, एंड दैट टू विद इन द 5 किलोमीटर्स ऑफ द एप्लीकेंट होम, यानी कि एप्लीकेंट के होम के 5 किलोमीटर के भीतर उसको जॉब प्रोवाइड करनी है. 15 दिन के भीतर जॉब प्रोवाइड करनी है और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस या फिर कंपनसेशन देना पड़ेगा. एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है मनरेगा एक्ट का, वो ये है कि मनरेगा के अंदर क्रिएट की गई जॉब का 30% जो जॉब है वो विमेन के लिए क्या है, रिजर्व्ड है. सो दिस वाज अबाउट द मनरेगा एक्ट. अब हम बात कर लेते हैं दूसरा आर्टिकल जो कि जीवन प्रमाण से रिलेटेड है. सेंट्रल गवर्नमेंट ने पेंशनर्स को 25 लाख जीवन प्रमाण क्या है इशू किए हैं, जिसमें से 2.2 लाख जीवन प्रमाण फेशियल ऑथेंटिकेशन की सहायता से इशू किए गए. ये आधार के ऊपर बेस्ड होते हैं और जिनका एंड एट द सेम टाइम दे आर इक्विप्ड विद द बायोमेट्रिक्स, यानी कि ये जो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट हैं जो रिटायरीज को मिलते हैं वो कौन से किस पर बेस्ड होते हैं, आधार पे बेस्ड होते हैं, जिससे उनका सिंप्लीफाई हो जाता है लाइफ सर्टिफिकेट को ऑब्टेन करने का प्रोसीजर. और रिटायरीज को कंसिडरेबली सिंपलर प्रोसीजर से क्या है इस सर्टिफिकेट को ऑब्टेन करना पड़ता है, जो कि बहुत सारे सोशल सिक्योरिटी अवेल करने में काम आता है, जैसे पेंशन हो गया एंड मेनी अदर थिंग्स जो कि गवर्नमेंट खास करके रिटायरीज के लिए चलाती है. अब अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें सो इसकी जीवन प्रमाण की जो फैसिलिटी है वो सभी पेंशनर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और दूसरी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू क्या है मिल सकती है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि एक कन्वेंशनल लाइफ सर्टिफिकेट और जीवन प्रमाण इनके बीच में डिफरेंस क्या है. सबसे पहला तो ये डिफरेंस है कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए किसी भी पेंशनर को इन पर्सन जाकर के पेंशन सर्टिफिकेट इशू करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और एक और इम्पॉर्टेंट जो डिफरेंस वो ये है कि डीएलसी के अंदर एक स्पेशल आईडी के साथ जो है ये प्रमाण मिलता है, जिसको प्रमाण आईडी कहा जाता है.
सो ये दो इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेट हैं, दो इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं जो कि जीवन प्रमाण में आपको मिलेंगे, लेकिन कन्वेंशनल लाइफ सर्टिफिकेट में आपको नहीं मिलते हैं। अगर गवर्नमेंट के चेंजेस की बात करें जो कि जीवन प्रमाण सर्टिफिकेट में इशू किए गए हैं, तो सबसे पहले ये जो चेंजेस हैं, एक तो इजी ऑफ यूज हो जाता है, यानी कि ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया जाता है यूजिंग द फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। दूसरा यह है कि इस सर्टिफिकेट को कोई भी पेंशनर जीवन प्रमाण .gov.in से डाउनलोड कर सकता है। आधार प्लेटफॉर्म को यूज करके फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से इस डीएलसी यानी कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को पर्सन्स के आइडेंटिटी कंफर्म करके दिया जाता है, जिसकी वजह से वो पर्सन काफ़ी सारे सोशल सिक्योरिटी के जो बेनिफिट्स हैं, उनको अवेल कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड टॉपिक की, जो कि रिलेटेड है नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग। तो रिसेंटली हमारी कंट्री का पहला ऐसा नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। अब ये जो हमारा फर्स्ट नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है इन द फील्ड ऑफ ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग। अब ये ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग क्या होता है, यानी कि बेसिकली ऐसी सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो कि सी पॉल्यूशन या फिर शिपिंग पॉल्यूशन से फ्री हो, उसी के फील्ड में वर्क करने के लिए इस नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को बनाया गया है इन नॉलेज पार्टनर एंड इम्प्लीमेंटेशनल पार्टनर विद टेरी, यानी कि द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। उसको नॉलेज पार्टनर बनाते हुए एक ऐसा लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क डिजाइन करना है जो कि ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करेगा ताकि ग्रीन शिपिंग को प्रमोट किया जा सके और इंडिया कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव कर सके और सर्कुलर इकोनॉमी भी शिपिंग इंडस्ट्री में प्रमोट की जा सके। अगर हम और इस डिटेल में बात करें इस इनिशिएटिव को लेकर, सो बेसिकली इस इनिशिएटिव का बेसिस सर्व करेगा हमारे देश का सागरमाला इनिशिएटिव, जो कि पोर्ट लेड डेवलपमेंट में वर्क करता है, यानी कि पोर्ट लेड पोर्ट डेवलपमेंट ये है हमारा सागरमाला इनिशिएटिव। वही इस नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का बेसिस फॉर्म करेगा। सेंटर जो है इस एक्सीलेंस सेंटर के लिए एज अ टेक्नोलॉजिकल आर्म वर्क करेगा ताकि पॉलिसी, रिसर्च और कोलैबोरेशन किया जा सके इन द फील्ड ऑफ ग्रीन शिपिंग। सेंटर विल ऑल्सो हाउस अ नंबर ऑफ टेक्नोलॉजिकल ब्रांच जो कि पोर्ट एंड शिपिंग इंडस्ट्री के टेक्नोलॉजिकल ब्रांच के तौर पे वर्क करेगा, जहां पर साइंटिफिक रिसर्च के थ्रू सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया जाएगा उन सभी इश्यूज को जो कि ग्रीन शिपिंग और पोर्ट के फील्ड में एनकाउंटर होंगे। The center will also conduct beneficial education, applied research and technology ताकि especially at the local, regional and national and international scale, ताकि मैरीटाइम फील्ड में यानी कि मैरीटाइम एरिया में जो भी एजुकेशन है, अप्लाइड रिसर्च और टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर ज़रूरी है, वो सभी की सभी रिसर्च क्या है इस नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कंडक्ट होगी। अब अगर हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात करें, ये तो इंडिया का एक तरीके से हम एफर्ट काउंट कर सकते हैं जो इंडिया ले रहा है क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए, क्योंकि ग्रीन शिपिंग भी हमारे उसी इनिशिएटिव का पार्ट है। लेकिन उसी से रिलेटेड ऐसे और कौन से स्टेप्स है जो इंडिया ले रहा है क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए? तो सबसे पहला तो ये है कि इंडिया जो है अपना कार्बन इमिशन कट डाउन करना चाहता है पर टन ऑफ कार्गो विच इज़ हैंडल्ड बाय 30%, यानी कि बाय 2030 इंडिया जो पर टन ऑफ कार्गो हैंडल होता है उस पर 30% तक अपना कार्बन इमिशन को क्या है कट डाउन करना चाहता है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। इसको मैं थोड़ा और सिंपल करके समझाती हूँ। मान लीजिए ये कोई कार्गो है और इसको हम क्या है शिपिंग करते हैं, ये टन है, मान लो 1 टन ऑफ कार्गो है ये, लेट मी राइट इट क्लियरली। सपोज दिस इज 1 टन ऑफ कार्गो और ये कुछ इमिशन करता है, क्लियर, ये 1 टन ऑफ कार्गो है और ये कुछ इमिशन कर रहा है। सो बेसिकली इंडिया 2030 तक अपने इसी 1 टन के द्वारा किए गए कार्बन इमिशन को कट डाउन करना चाहता है बाय 30%, एंड दैट टू बाय 2030। इसी को क्या है, ये वन ऑफ द गोल्स है जो इंडिया अचीव करना चाहता है। फिर इंडिया का 2030 तक के 10 ईयर का मैरीटाइम विजन डॉक्यूमेंट भी है जो ब्लू इकोनॉमी और सस्टेनेबल मैरीटाइम इंडस्ट्री की दिशा में वर्क करना चाहता है। Clear, and this vision document is also part of IMO
ग्रीन वॉयज टू 2050 प्रोग्राम, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। दिस इज इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, उसका एक ग्रीन वॉयज 2050 प्रोग्राम है। उसी प्रोग्राम के अंतर्गत क्या है, इस विजन डॉक्यूमेंट 2030 को बनाया गया है, जो कि एक 10 साल का प्लान है, प्लान डॉक्यूमेंट है। फिर इंडिया की जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, और जिसको हाल फिलहाल में जो 26th कोप समिट थी यूएनएफसीसी की, वहां पर क्या है, इसको रिन्यू किया गया है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया करंटली 4th रैंक करता है इन टर्म्स ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, और इसको आने वाले ईयर्स में हम और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो रिलेटेड है नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन से। सो बेसिकली नेशनल कॉन्क्लेव ऑन टेक्निकल टेक्सटाइल्स हेल्ड किया गया था, जिसका नाम था प्रोटेक, और ये पूरा एक फुल डे इवेंट था जिसको होस्ट किया था मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने इन कोलैबोरेशन विद 2 इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया इन फील्ड ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल एंड इन द फील्ड ऑफ टेक्सटाइल, जो कि है टेक्निकल टेक्सटाइल एसोसिएशन और दूसरी है नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन। सो नित्रा एंड ITTA 2 ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने इस फुल डे इवेंट को ऑर्गेनाइज किया। सबसे पहले तो हम टेक्निकल टेक्सटाइल समझ लेते हैं कि टेक्निकल टेक्सटाइल होते क्या है। देखो, टेक्सटाइल का मतलब है रिलेटेड विद दैट इंडस्ट्री जो कि क्लोथ प्रोड्यूस करती है, सिंपल सा ये है। लेकिन अगर टेक्निकल क्लोथिंग प्रोड्यूस हो रही है तो इसका मतलब ऐसी टाइप का फैब्रिक प्रोड्यूस हो रहा है जिसका यूजेबिलिटी और फंक्शनैलिटी पे ज़्यादा फोकस है एज कम्पेयर टू दी एस्थेटिक अपील। यानी कि वो दिखने में खूबसूरत है कि नहीं इस पर ध्यान नहीं है, लेकिन वो कितना काम कर सकता है उस पर ध्यान है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर बुलेट प्रूफ जैकेट बनानी हो तो बुलेट प्रूफ जैकेट किसी कॉटन और सिल्क के कपड़े से नहीं बनेगी, बुलेट प्रूफ जैकेट बनेगी टेक्निकल टेक्सटाइल से। सो आई होप आपको टेक्निकल टेक्सटाइल का मतलब जो है समझ आ गया होगा। अगर किसी लैंड पर हमें कवरिंग करनी है तो उसको बोलेंगे जियो टेक्सटाइल। सो बेसिकली जो टेक्निकल टेक्सटाइल है उसकी यूजेबिलिटी और फंक्शनैलिटी पर ज़्यादा फोकस होता है एज कम्पेयर टू दी एस्थेटिक अपील। सो 12 कैटेगरीज में टेक्निकल टेक्सटाइल के आइटम्स को डिवाइड किया गया है, जिसमें जैसे कि एग्रोटेक है, ओएकोटेक है, बिल्ड टेक, मेडिटेक, जियोटेक, क्लोथ टेक, मोबीटेक, होम टेक, स्पोर्ट्स टेक, जैसे कि जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनते हैं, खास करके अगर आपने ओलंपिक्स के कंपटीशन देखे होंगे तो वहाँ पे एक स्पेशल टाइप का सूट पहना जाता है जो कि बॉडी को और भी ज़्यादा स्ट्रीमलाइन बना देता है, वाटर ड्रैग को कम करता है, ताकि जो स्विमर है उसको वो इफिशिएंटली स्विम कर पाए कंपटीशन में। तो वो जो सूट है वो एक टेक्निकल टेक्सटाइल से बना होता है। क्लियर? इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल है, प्रोटेक एंड पैकटेक, ये सब क्या है, ये आइटम्स है जिनको 12 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। अब इंडिया के भारत के टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के बारे में हम जान लेते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने इस मिशन को लॉन्च किया था ताकि हमारे देश में टेक्निकल टेक्सटाइल को प्रमोट किया जा सके और टेक्निकल टेक्सटाइल की डिग्री ऑफ पेनिट्रेशन इन इंडिया को बढ़ाया जा सके और इस इंडस्ट्री को फिनोमिनल ग्रोथ पेस दी जा सके। इंडिया में टेक्निकल टेक्सटाइल 12% ग्रोथ रेट पे कंट्रीब्यूट करता है एंड विच इज़ 3 times द ग्लोबल एवरेज ऑफ 4%। सो ग्लोबल एवरेज है टेक्निकल टेक्सटाइल के ग्रोथ का 4% और भारत के देश में अगर हम काउंट करें तो दैट इज़ 12%। सो बेसिकली इस मिशन का ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया को एज अ वर्ल्ड लीडर एस्टेब्लिश करना है इन टेक्निकल टेक्सटाइल। जो मिशन है उसमें 4 आइटम्स इंक्लूडेड है, जो कि सबसे पहला जो फील्ड है जिसमें मिशन वर्क करेगा दैट इज रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। दूसरा है मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट। तीसरा है एक्सपोर्ट मार्केटिंग। चौथा है ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। एंड ये जो इम्प्लीमेंटेशन होगा इस मिशन का वो होगा 4 ईयर के लिए, यानी कि बिगनिंग फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 थ्रू द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। मिशन का गोल क्या है? बेसिकली मिशन का एम है कि वो डोमेस्टिक मार्केट को इंक्रीज करना चाहता है टेक्निकल टेक्सटाइल की 2024 तक 40 to 50 billion $, with an average annual growth rate of 15 to 20%, यानी कि अभी तो फिलहाल 12% ग्रोथ रेट है, इसको हम 2024 तक 15 से 20% तक क्या है लेकर जाना चाहते हैं। तो ये इस मिशन का क्या है, एक एम है। अब हम बात कर लेते हैं ट्राइस कॉलर आईडी। किस चीज़ के बारे में बात करते हैं हम बात करते हैं ट्राई के कॉलर आईडी के बारे में। सो विद इन नेक्स्ट 3, अभी सबसे पहले तो हम ये कॉलर आईडी समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम कॉन्टेक्स्ट समझेंगे।
कॉलर आईडी, जैसे कि अगर आपने ट्रू कॉलर का नाम सुना होगा, तो ये ट्रू कॉलर है क्या? ट्रू कॉलर बेसिकली जब आप किसी को फ़ोन करते हैं या फिर कोई फ़ोन आता है तो बेसिकली फ़ोन करने वाले की आपको आइडेंटिटी बताता है, तो वही है कॉलर आईडी। सो ट्राई क्या है, इंडिया में इसी तरीके की एक कॉलर आईडी, मोबाइल फ़ोन कॉलर आईडी सिस्टम को लॉन्च करना चाहता है, जो कि कस्टमर के KYC के थ्रू वैलिडेट की जाएगी। सो ट्राई ने ऐसा कहा है कि हालांकि ये जो फीचर है ये कोई कंपलसरी नहीं है, इसके लिए कस्टमर के डेफिनेटली कंसेंट की ज़रूरत है। प्रोग्राम क्या है, ऑप्शनल रहेगा और कंज्यूमर के कंसेंट पे डिपेंडेंट होगा। यूजर्स ये चूज कर सकेंगे कि वो अपना नाम कॉलर आईडी पे शो करना चाहते हैं कि या नहीं शो करना चाहते। इस तरीके के कॉलर आईडी के सिस्टम के फंक्शन से बहुत सारे स्पैम कॉल्स क्या है, रिड्यूस हो जाते हैं। तो इसी उद्देश्य से जो ट्राई है इस तरीके की कॉलर आईडी सिस्टम को लॉन्च करना चाहता है। अब चूंकि ये जो कॉलर आईडी सिस्टम है यूजर के KYC इंफॉर्मेशन के साथ वैलिडेट की जाएगी, तो बेसिकली सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ जाएगी और जो घोस्ट कॉल्स होते हैं, स्पैम कॉल्स होते हैं, अननेसेसरी अनसॉलिसिटेड कॉल्स होते हैं, उन सभी को रिड्यूस किया जा सकेगा। और क्योंकि ये जो रिकॉर्ड्स हैं आईडी प्रूफ इंक्लूड करेंगे, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, सो बेसिकली इसकी वजह से वर्चुअल जो एरर है नॉन एग्जिस्टेंट हो जाएगा। जैसे कि अगर आप ट्रू कॉलर की बात करें तो ट्रू कॉलर पे हमेशा सही आईडी नहीं शो करता है। बहुत बार ऐसे भी नाम लिखे होते हैं जो विच सीम्स टू बी बोगस एंड विच सीम्स टू बी नॉन एग्जिस्टिंग। तो इस तरीके से अगर KYC नॉर्म्स के साथ फुल प्रूफ मेथड में कॉलर आईडी सिस्टम लॉन्च होता है तो सभी कंज्यूमर्स को इससे बेनिफिट होगा। लेकिन अब बात करते हैं कि ये एक दूसरे से डिफरेंस कैसे होंगे। ट्रू कॉलर भी इसी तरीके से वर्क करता है और ट्राई का जो कॉलर आईडी सिस्टम होगा वो भी ऐसे ही वर्क करेगा, मगर सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट जो डिफरेंस है इस दोनों में वो ये है कि ट्रू कॉलर जैसी ऐप जो है वो क्राउड सोर्स्ड डेटा के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन ट्राई की अगर कॉलर आईडी सिस्टम होगा तो वो कस्टमर के KYC से लिंक होगा, यानी कि एरर की संभावनाएं कम हो जाएगी। हालांकि यूज़र के ऊपर डिपेंडेंट होगा कि वो अपना कॉलर आईडी बेस्ड KYC के साथ दिखाना चाहते हैं कि नहीं दिखाना चाहते, वे अपना नाम दिखाना चाहते हैं कि नहीं दिखाना चाहते, मगर फिर भी ट्रू कॉलर के कंपैरिजन में इसमें ज़्यादा एक्यूरेसी होगी। एडवांटेजेस हम सभी जानते हैं कि इस तरीके की कॉलर आईडी के फीचर के एडवांटेजेस ये हैं कि हम स्पैम कॉल्स को अवॉइड कर सकते हैं और फिशिंग स्कैम्स को भी क्या है अवॉइड किया जा सकता है ऐसे इस तरीके के सिस्टम से। इसी कॉन्टेक्स्ट में हम एक और चीज़ समझ लेते हैं, वो है ट्राई के बारे में। अब क्योंकि हम ट्राई से रिलेटेड बात जान रहे हैं तो ट्राई के बारे में जानना ज़रूरी है। 1997 में ट्राई का एक्ट जो है पार्लियामेंट ने एक लेजिस्लेशन पास किया गया था जिसका नाम है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997। इसके सेक्शन 3 के तहत इस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया गया है बाय द इंडियन गवर्नमेंट, ताकि हमारे देश में जो टेलीकॉम है यानी कि टेलीकम्युनिकेशन है उसकी रेगुलेटरी, उसकी एक ओवरसाइट बॉडी के तौर पे ये फंक्शन करती है। हमारे कंट्री में सभी टेलीकम्युनिकेशन के फंक्शंस को ओवरसी करती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, 2 फुल टाइम मेंबर होते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 फुल टाइम मेंबर होंगे और मैक्सिमम 2 पार्ट टाइम मेंबर्स रहते हैं और एक चेयरपर्सन होते हैं, ट्राई के चेयरपर्सन। 2000 में इस ट्राई के एक्ट के अंदर एक अमेंडमेंट किया गया था जिससे ट्राई का एक अपैलेट और सेटलमेंट ट्राइब्यूनल एस्टेब्लिश किया गया, जिसको बोलते हैं टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपैलेट ट्राइब्यूनल, जो कि 2000 में इस एक्ट में अमेंडमेंट करके एस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज रिलेटेड विद द इंडियन टी एसोसिएशन। सो जो यूनियन मिनिस्टर हैं उन्होंने इंटरनेशनल स्मॉल टी ग्रोवर्स कन्वेंशन ऑफ इंडियन टी एसोसिएशन में ये जो कन्वेंशन हुई थी वहाँ पर इंडिया की टी इंडस्ट्री के बारे में बात की गई। सो ये जो इंडियन टी एसोसिएशन है जो न्यूज़ में आई है, ये हमारे देश की एक तो पुरानी और बहुत ही प्रेस्टिजियस एसोसिएशन है इंडियन टी ग्रोवर्स की, जिसको 1881 में हमारे देश में एस्टेब्लिश किया गया था। बेसिकली टी सेक्टर से रिलेटेड पॉलिसी के क्रिएशन और किस तरीके से इस सेक्टर को एडवांस किया जा सकता है, एक्सपेंड किया जा सकता है, उस क्षेत्र में जो भी इनिशिएटिव लिए जाते हैं वो इस इंडस्ट्री एसोसिएशन के डेलिब्रेशन के बाद ही लिए जाते हैं।
इंडिया में अगर हम इंडियन टी इंडस्ट्री के स्टेट की बात करें, यानी कि भारत में जो चाय का उत्पादन है वो कितना होता है, भारत की पोजीशन क्या है व्हेन इट कम्स टू द प्रोडक्शन ऑफ टी, तो सबसे पहले तो भारत जो है चाइना के बाद लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर है। मगर सबसे इम्पॉर्टेंट जानने वाली बात यह है कि भारत में प्रोड्यूस की गई यानी कि डोमेस्टिक जो टी प्रोडक्शन है उसका 80% जो है भारत खुद कंज्यूम करता है, यानी कि भारत जो है वो टॉप कंज्यूमर है व्हेन इट कम्स टू द टी। भारत की सबसे ज़्यादा पॉपुलर चाय होती है दार्जिलिंग टी, जिसको पहला जीआई टैग मिला, यानी कि भारत में जब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मार्किंग लॉन्च की गई थी और उसमें जो पहला प्रोडक्ट था जिसको जीआई टैग मिला था वो था दार्जिलिंग टी, जिसको शैंपेन ऑफ टीज के नाम से भी जाना जाता है। दार्जिलिंग टी की 2 वैरायटी होती है, जिसमें होती है ग्रीन टी और वाइट टी। इंडस्ट्री रेगुलेशन की बात करें तो टी बोर्ड ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल होता है टी इंडस्ट्री को भारत में रेगुलेट करने के लिए और इस इंडस्ट्री से संबंधित कोई भी एडवांसमेंट करने के लिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो टी बोर्ड ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडवांसमेंट इन द सेक्टर एज वेल एज द रेगुलेशन। टी बोर्ड के बारे में अगर हम थोड़ा सा जानें तो 1953 में इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर क्या एस्टेब्लिश किया गया था एज अ स्टैट्यूटरी एंटिटी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये स्टैट्यूटरी एंटिटी है। इसने ऑपरेट करना शुरू किया था 1954 से। इसका विजन और मिशन बेसिकली ये है कि भारत को वर्ल्ड का टॉप प्रोड्यूसर ऑफ टी बनाना है। मेंबर की बात करें तो बोर्ड में लगभग 31 मेंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग द चेयरमैन, और दूसरे स्टेक होल्डर्स भी शामिल होते हैं जो कि टी सेक्टर से रिलेटेड है, जिसमें मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, टी ग्रोवर्स, ट्रेडर्स, कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स एंड टी प्रोड्यूसिंग के स्टेट्स टी प्रोड्यूसर्स के ट्रेड यूनियंस जो होते हैं उनके भी रिप्रेजेंटेटिव्स इस बोर्ड में शामिल होते हैं। बोर्ड हर 3 साल में रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। अगर हम इंडिया में इसके ऑफिसेस की बात करें तो लगभग 17 इंडिया में ऑफिसेस हैं जो कि भारत के डिफरेंट एरिया में स्प्रेड है और इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में, वेस्ट बंगाल कोलकाता में। फॉरेन ऑफिस की बात करें तो टी बोर्ड करंटली 2 फॉरेन ऑफिसेस को रन करता है, जो कि एक मॉस्को रशिया में है, दूसरा दुबई यूएई में। The next news that we are going to discuss is related with the sovereign green bond framework. सबसे पहले तो हम देख लेते हैं ग्रीन बॉन्ड। जैसे कि हमने ब्लू बॉन्ड डिस्कस किया था अपने पिछले लेक्चर्स में, उसी तरीके से ये ग्रीन बॉन्ड्स हैं जो कि ग्रीन वेंचर्स को फाइनेंस करेंगे। ग्रीन वेंचर्स कहने का मतलब है ऐसी एक्टिविटीज जो कि क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन और अडेप्टेशन से रिलेटेड है, जो कि सस्टेनेबल ग्रीन डेवलपमेंट से रिलेटेड है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये गोल इशू किया है कि बाय द एंड ऑफ द मार्च 16,000 करोड़ रुपीस के ग्रीन बॉन्ड जो है इस फिस्कल ईयर में उन्हें इशू करने थे। क्लियर? ताकि जो मनी इनसे कलेक्ट होगी उस सभी को ऐसे ग्रीन प्रोजेक्ट्स में क्या है यूज किया जा सके। कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो इन ग्रीन बॉन्ड्स के लिए एलिजिबल रहेंगे? सबसे पहला है रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट, पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ग्रीन बिल्डिंग्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सभी सेक्टर्स को फायदा होगा ग्रीन बॉन्ड के प्रोसीड से। क्लियर? अब हम देखते हैं यहाँ पर एक टर्म लिखी हुई है जिसका नाम है सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब होता है ऐसा कोई भी बॉन्ड जिसको किसी भी देश की गवर्नमेंट इशू करती है। तो यानी कि अगर ये सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड है तो इसका मतलब इसको इशू करने वाली एंटिटी जो है वो है भारत सरकार। कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिनको इसमें प्रोहिबिट भी किया गया है, जिसमें सबसे पहली इंडस्ट्री शामिल है बिल्डिंग लैंडफिल्स, न्यूक्लियर पावर, मैन्युफैक्चरिंग पाम ऑयल, अल्कोहल, टोबैको, वेपनरी, गेमिंग और हाइड्रो पावर स्टेशंस जिनकी कैपेसिटी 25 मेगावाट से ज़्यादा की है। ये सभी इंडस्ट्रीज प्रोहिबिटेड लिस्ट में, यानी कि इनको ग्रीन बॉन्ड की प्रोसीड से कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं ईपीएफओ पेंशन की। क्लियर? अब हम किसकी बात करेंगे? ईपीएफओ पेंशन की। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जो चेंजेस यानी कि जो पेंशन स्कीम में अमेंडमेंट किए गए थे 2014 में, उन सभी चेंजेस को लीगल एंड वैलिड डिक्लेयर कर दिया है। वाइल ऑफ कोर्स रीडिंग डाउन सम ऑफ द पार्ट्स, यानी कि सभी अमेंडमेंट्स को वैलिड नहीं किया है, कुछ पार्ट्स को हटा करके बाकी सभी को लीगल और वैलिड कर दिया गया है।
भारत देश में 1952 से पहले कोई भी इस तरीके का पेंशन प्लान नहीं हुआ करता था। क्लियर। सो जो 1952 में एक्ट आया था एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट, उसमें पेंशन का कोई प्रोविजन नहीं था। 1995 में पेंशन का प्रोविजन क्रिएट किया गया था, यानी कि उन सभी वर्कर्स को जो 58 की एज के हो जाते हैं उसके बाद उनको पेंशन ऑफर होगी। इसके लिए ईपीएफ स्कीम के यानी कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड जो है एम्प्लॉयज की सैलरी का जो बेसिक पे का जो होती है एम्प्लॉय की एंड प्लस द डीएनएस अलाउंस, उसका 12% इस प्रोविडेंट फंड में डाला जाता था और ये कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों की तरफ से आता था। जो फुल एम्प्लॉय का पोर्शन होता था वो प्रोविडेंट फंड में चला जाता था, यानी कि जो एम्प्लॉयर्स का देखिए 12% जो है ऑफर करना है किसको, एम्प्लॉय को भी यानी कि जो काम कर रहा है वर्कर वो, और एम्प्लॉयर यानी कि जो रिक्रूट करता है। तो इसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। तो दोनों को ही 12% कंट्रीब्यूट करना है। अगर मान लीजिए ये एक वर्कर है ए, इसका जो 12% का कंट्रीब्यूशन होगा वो पूरा का पूरा उसके प्रोविडेंट फंड में चला जाएगा, लेकिन ये जो एम्प्लॉय का जो 12% का कंट्रीब्यूशन होता है उसमें 8.33% का कंट्रीब्यूशन उसके पेंशन स्कीम में जाता है और 3.67% उसके प्रोविडेंट फंड में जाता है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। 1952 के एक्ट में कोई भी पेंशन का प्रोविजन नहीं था। 1995 में अमेंडमेंट करके पेंशन का प्रोविजन डाला, जिसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों को ही 12% का कंट्रीब्यूशन देना होता है। एम्प्लॉय का 12% का कंट्रीब्यूशन उसके प्रोविडेंट फंड में सारा का सारा चला जाता है, मगर जो एम्प्लॉयर का 12% का जो कंट्रीब्यूशन होता है उसका कुछ हिस्सा जो है पेंशन स्कीम में जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। उसका कुछ हिस्सा जाता है पेंशन स्कीम में और कुछ हिस्सा जाता है प्रोविडेंट फंड में। तो 3.67% जाएगा प्रोविडेंट फंड में और 8.33% जाएगा पेंशन स्कीम में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इन एडिशन टू दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पेंशन कंट्रीब्यूशन जो था उसको कितना देना शुरू किया, 1.16%, यानी कि गवर्नमेंट ने क्या है पेंशन को कंट्रीब्यूट करना शुरू किया। सो अब जो एम्प्लॉयज हैं वो कोई कंट्रीब्यूट नहीं करते थे और मैक्सिमम पेंशनेबल सैलरी 5,000 रुपये पर मंथ बढ़ा करके कर दी 6,500 रुपये, यानी कि ऐसे जो भी व्यक्ति हैं जिनकी मंथली सैलरी 6,500 रुपीज़ है वो सभी के सभी क्या है कंट्रीब्यूट करेंगे ईपीएफओ के पेंशन स्कीम और प्रोविडेंट फंड स्कीम में। 2014 में इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए जिसमें पेंशनेबल सैलरी को 15,000 पर मंथ रखा गया और ऐसा रखा गया कि जो 8.33% जो है वो कंट्रीब्यूट होगा ऑफ देयर रियल इनकम, जो कि कैप जो लगाई गई थी इन दिस ईपीएस स्कीम वो उससे ज़्यादा बढ़ गया। सो यानी कि it gave everyone who was an EPS member as of September 1, 2014 6 months to choose the modified plan। यानी कि देखिए यहाँ पर देखिए 8.33% तो कंट्रीब्यूट करना है, मगर अगर रियल इनकम के टर्म्स में देखेंगे ये 8.33% का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर की तरफ से आ रहा है। क्लियर, क्योंकि एम्प्लॉय का तो 12% डायरेक्टली उसके प्रोविडेंट फंड में जा रहा है, ये 8.33% कहाँ से आ रहा है, एम्प्लॉयर से। क्लियर। सो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, डेडलाइन दे दी 1 सितंबर 2014 की कि वो इस मॉडिफाइड प्लान को चूज कर सकें। सो चेंजेस की वजह से हुआ ऐसा कि बहुत सारे जो लोग थे इस पेंशन स्कीम का पार्ट नहीं बन पाए। क्लियर, यानी कि जो चेंज था वो अपने मेंबर्स को ये मैंडेट करता था जिनकी एक्चुअल इनकम 15,000 रुपये से ज़्यादा हो गई कि वो एडिशनल 1.16% भी कंट्रीब्यूट करें टू द पेंशन फंड। देखिए मिनिमम जो इनकम है वो है 15,000 रुपये, यानी कि अगर किसी की पर मंथ इनकम 15,000 रुपीज़ है तो वो इस पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट करेगा। लेकिन कुछ लोगों की सैलरी जो है वो 15,000 पर मंथ से क्या है बढ़ गई, तो अब उन लोगों को क्या है एडिशनल सैलरी देनी पड़ेगी, यानी कि एडिशनल कंट्रीब्यूशन भी पेंशन फंड की तरफ देना पड़ेगा। और वो कितना एडिशनल कंट्रीब्यूशन था, 1.16%। सुप्रीम कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग कुछ अमेंडमेंट्स में अपना डिसीजन दिया। सबसे पहला तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 डिसीजन को वैलिड किया। सबसे पहला ये
कि 2015 में जो 15,000 पर मंथ का अमेंडमेंट किया गया था वेज लेवल का, ये वैलिड है। दूसरा, जो एडिशनल उनको पे करना था उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ओवरटर्न कर दिया, यानी कि एडिशनल 1.16% पे करने का ज़रूरत नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का 2014 के अमेंडमेंट के ऊपर क्या था, उसका वर्डिक्ट था। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने उन एम्प्लॉयर्स को भी स्कीम को ज्वाइन करने का ऑप्शन दिया जो अब डेडलाइन तक इस स्कीम को ज्वाइन नहीं कर पाए, यानी कि वो अगले 4 महीनों में, इस सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट के अगले 4 महीनों में वो इस स्कीम को क्या है, ज्वाइन कर सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ऑन द 2014 अमेंडमेंट। सो आज के लेक्चर में इतना ही। विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। सो थैंक यू so much for watching Perfection IAS. Have a nice day.